हेलो बच्चों। मैं आज आप लोग को यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को इसकी पूरे सिलेबस, इसका प्रिपरेशन कैसे करें, जो कि जीरो मतलब आज कोई बच्चा अगर बैठ के सोच रहा है उसको 27 या 28 में एग्ज़ाम देना है पीसीएस या यूपीएससी का, तो वो क्या स्ट्रेटजी बना के चले। ये न्यू बच्चों के लिए है, जो ऑलरेडी अपना स्टडी कर रहे हैं वो तो खुद उनके अंदर ज्ञान है, वो खुद अपना हिसाब से स्ट्रेटजी कर रहे हैं। हाँ, यदि जैसे उनका बेसिक कंप्लीट हो गया है तो एडवांस या फिर उस लेवल की कुछ स्ट्रेटजी हमारी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये लाना ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा आईएएस या आईपीएस हूँ, मैं लेके लाया हूँ, नहीं, मैं भी एक आप लोग की तरह स्टूडेंट ही हूँ। बट अभी तक मेरी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस हुए हैं जिसका मैं कुछ लग रहा है कि हाँ मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप लोग को हेल्प होगा। तो चलो चलते हैं हम लोग आगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा। इसमें टॉपिक्स हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्यों होता है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम स्ट्रक्चर्स क्या है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम स्ट्रक्चर्स क्या है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस टॉपिक वाइज। ये सिलेबस ध्यान देना, ये मेरी रिसर्च के हैं, ये नहीं कि आप मेरे पे ब्लेम कर जाओ कि आपने ये सिलेबस, आप खुद भी अगर इसमें कोई टॉपिक्स मेरे से छूटे हुए हैं तो आप वो टॉपिक्स ले सकते हो। बट मोस्टली जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने कवर किया हुआ है। बट आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है, खुद की रिसर्च इस सिलेबस में ही मैं बता दूंगा। प्लस मेरा जो ये आपका सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट यूपीएससी और यूपीपीसीएस में है। यूपीपीसीएस प्रीलिम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी टॉपिक्स बराबर है। जो मेरा लास्ट पॉइंट है यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो मैंने 4 चरणों में डिवाइड किया है, ये आज तक किसी ने बताया नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक्स है। तो इसको प्लीज़ आप लोग देखिएगा कि कोई भी बच्चा उठ के सोच रहा है यूपीएससी बनने के लिए, तो बन तो सकते हैं, बोलते रहे इंसान ही है तो वो कुछ भी कर सकता है। बट वो रेस में शामिल होने के लिए, बोलते नहीं, किसी दौड़ में शामिल होने के लिए दौड़ का तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो आपको उस रेस में शामिल होने के लिए सबसे प्रथम उसके लायक तो बनना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि तुक्का मार के ये करके, वो सब कुछ पड़ा नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग आते चले जाते हैं, समय बीत जाता है। हाँ, आपको इस पे जाना है तो उसके लायक आपकी बेसिक फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि मजबूत होना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जो ठीक है सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं या किसी और बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो यूपीएससी ये ध्यान नहीं देता। यूपीएससी को क्या है कि कोर फाउंडेशन, आप एक डीएम एसडीएम या कोई एक अच्छा ऑफिसर, तो बोलते नहीं, आप ब्यूरोक्रेट्स बन के बैठ रहे हो तो आपको हैंडल करना है, आपको टैकल करना है। आपके सामने इतने इतने प्रॉब्लम्स आएंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे, तो उसको सॉल्व तुरंत कैसे करना। आपका माइंड इतना फ्रेश होना, इतना करेक्ट होना चाहिए कि आप तुरंत उसको सॉल्व कर सको। आप सोचने की शक्ति आपकी बहुत गहरी होनी चाहिए। तो वही चीज़ को चेक करता है। चेक क्या करता है, आप जब ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आपके अंदर खुद आ जाएगी, एनालिसिस पावर क्रिएट हो जाता है। आप जब वहाँ पे बैठोगे, जो चेयर बोलते ना यूपीएससी का जो चेयर, जो आईएएस या आईपीएस या एसडीएम जो भी वीडियो जो भी बनो आप भविष्य में, उसका जो चेयर होता है उसका वैल्यू तब समझ में आता है कि नहीं। हाँ, देश में करप्शन तो दिख ही रहा है, ऐसा नहीं, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कोई आईएएस ऑफिसर ये। हाँ, जिसका मैं अभी से बता दे रहा हूँ, अगर आपके मन में ये है कि मैं आईएएस बन के बहुत पैसा आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो प्लस प्लीज़ वो सब चीज़ें मत करो, मत करो। इससे देश एकदम से कहाँ पहुँचता जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान करे आप लोग अगर आगे जाओ, आईएएस आईपीएस कुछ बनो,
तो आपकी जो मोरलिटी है, जो नैतिकता, उसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलो वो टॉपिक मेरी बात ही नहीं है, वो सब मेरा आप लोग को से समझाना है हमको कैसे, अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस के रेस में दौड़ना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एक स्ट्रांग बॉडी मीन्स स्ट्रांग माइंड आपका स्ट्रेस कितना कंट्रोल कर रहा है, वो सब चीज़ों के लिए क्रिएट करता है। चलो, तो टॉपिक वाइज मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्या होता है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्या होता है, क्यों और क्या होता है, दोनों समझ लेते हैं। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस तो आप जान ही रहे हो, एक प्रोविजनल ऑफिसर्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू, जो हमारे स्टेट और यूनियन मतलब देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको बैठाया जाता है, उनको फिर प्रमोशन देके स्टेट लेवल पर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर के पोस्ट तक या फिर सेक्रेटरी पोस्ट तक भी पहुंचाया जाता है। यूपीएससी तो आप थोड़ा बहुत आप भी समझे ही होंगे, और ये क्यों होता है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आपको। हमारा देश आप समझ ही रहे हो, या किसी भी देश की बात कर लो, वहाँ की आबादी में डेमोक्रेसी चल रही है, तो हमको 5 साल में अपना नेता चुनने का अधिकार है। जो नेता वहाँ बैठेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेगा, चीज़ों को समझेगा। वो आप हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग वहाँ जब पहुँचेंगे, आईएएस आईपीएस ओपीएस जो भी बैठे रहेंगे वहाँ पे, तो उनकी बातों को सुनेगा, क्योंकि 5 साल में तो चेंज होना है। तो फिर ऐसा तो नहीं कि 5 साल के बाद नया फिर आईएएस आईपीएस, वो डाइवर्ट होते रहते हैं, वो बात ठीक है, बट जो प्रॉब्लम्स है वो उनको सुनना है, उसका डिसीजन उनको लेना है, क्योंकि हमने चेंज किया हुआ है, बराबर। तो उनके सपोर्ट के लिए ये इसके थ्रू यूपीएससी और यूपीपीसीएस के थ्रू बंदे जाते हैं। तो चलो, ये तो मेरा एक सिंपल साधारण बात थी। ये बातें कुछ टॉपिक मैंने लिखा हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, चलो भारत के बारे में बताया रहा है। यहाँ करोड़ों लोगों के लिए सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं पहुंचानी होती है, और विकास कार्यों को सही तरीके से लागू करना होता है, बराबर। लेकिन ये सारे काम नेता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार को योग्य, ईमानदार और कुशल अधिकारियों की ज़रूरत होती है। इन्हीं अधिकारियों का चयन करने के लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ब्रिटिश शासन के समय में भी प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की भर्ती होती थी, जिसे इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस कहा जाता था। आज़ादी के बाद भारत के एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाई, और संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 और 309 से भी कुछ है इसमें, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिएगा, के तहत यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यूपीएससी पूरे भारत के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अधिकारियों का चयन करता है। तो ये तो हो गया बेसिक इसका। इसलिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस नौकरी पाने की परीक्षा नहीं है, बल्कि ऐसे अधिकारियों का चयन करने का माध्यम है जो देश और समाज की सेवा करे और सुशासन स्थापित करे। अभी लेटेस्ट आप लोग देख रहे हैं, लेटेस्ट क्या चल रहा है, दिल्ली में अपना एक प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का। अब वो प्रोटेस्ट को संभालना या फिर उसको मैनेज करना किसके हाथ में आ गया है। प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट चल रहा है, लीडरशिप, नेता के, शिक्षा मंत्री जी के विपक्ष में चल रहा है, उनको हटाया जाए। बट उसका अभी कंट्रोल किसके जिम्मे आ गया हुआ है, दिल्ली कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर्स। अब ये उपद्रवी कुछ हैं, जो भी हो जैसा हो उसमें कुछ नहीं बोल सकते, बट उनको संभालना ये शांति ढंग से होना चाहिए। उसका कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, एक आईएएस या आईपीएस या आपका एसआई, एसएचओ जो वहाँ होंगे उनके हाथ में आ गया है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग को ये यूपीपीसीएस, आप रियल लाइफ में सिचुएशन जो है, हमारे फ्रेशर बच्चे आए 17, 18, 19 साल के,
उनको ये सब तो पता नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ रियल लाइफ ऑफ सिचुएशन। सब अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो सबसे पहले आप जा करके आपके नियरेस्ट तहसील ब्लॉक, अगर आप गांव से हो या अगर आप शहर से हो तो आपकी म्यूनिसपैलिटी में जाके समझिए। वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठते हैं या फिर आपके म्यूनिसपैलिटी कमिश्नर्स बैठते होंगे, उनसे जाके तब समझ उनसे मिलिए, बातचीत मतलब आपका तो कुछ बात करोगे नहीं, कुछ एक मुद्दा लेके जाइए। वहाँ पे आपको कुछ लग रहा हो कि आपके इलाके में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, आप बस जाके एक बार मिलिए। आप मिलोगे तो आपको समझ में आ गया कि मुझे भी ऐसा बनना है तो कैसा होना चाहिए। बोलते नहीं, आप रियल लाइफ जब सिचुएशन चेक करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो फैसला, आपको डिसीजन जो लेना है, हाँ मुझे बनना है नहीं बनना है। आप ये रीलबाजी में देख के या कुछ और देख के चले आए एग्ज़ाम फॉर्म, टाइम वेस्ट करने मत रहिएगा। पहले आप चीज़ को जो समझ नहीं रहे, आपको जो चीज़ बनना है, जो प्रोडक्ट, तो उसको तो आप पहले चेक तो कर लीजिए। या फिर अच्छे भी यूट्यूब पे आप अच्छे लोगों का इंटरव्यूज़ देख सकते हो, और वो बनने का रास्ता क्या होता है उसका थोड़ी सी झलक मैं इसमें दिया हूँ। मैं आगे भी दूंगा, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं आगे आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आप क्या करें क्या ना करें, जो मेरी एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि आप मेरे बताए रास्ते पे ऐसे ही बन जाओगे, तो मैं बन के बैठा होता, वो चीज़ अलग है। बट मैं जो बताने जा रहा हूँ बताऊँगा, उससे अगर आपको थोड़ा सा भी सहायता हो, थोड़ी सी भी वो लगे तो आप उसको देखिएगा। तो चलो नेक्स्ट क्या आता है अपना, यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल ही है। प्रीलिम्स प्रारंभिक पहला चरण होता है, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा मेंस होता है, और तीसरा चरण साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। उसके बाद अंतिम चयन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो दोनों परीक्षाओं में प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेगा उसका एक कट ऑफ होता है, बोलते नहीं दौड़ में ये कट ऑफ डिपेंड करता है एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, एग्ज़ाम टफ आ रहा है या फिर बच्चे अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं तो हाई कट ऑफ चला जाता है, पेपर बहुत टफ आ जा रहा है तो लो कट ऑफ चला जाता है। डिपेंड करता है एग्ज़ाम, बोलते हैं रेस डिपेंड करता है, रेस के घोड़े जैसा हालत है। जैसे आप प्रीलिम कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपको मेंस में भी कट ऑफ वो क्लियर करेंगे तो आपको इंटरव्यू आपको क्लियर हुआ तो मेंस और ये इंटरव्यू का जो मार्क रहेगा उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन एक कट ऑफ फिर से आ जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट मिल जाएगी, आप आईएएस बन जाओगे। दिख तो रहा है सिंपल, लेकिन बहुत इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। चलते हैं फिर प्रीलिम्स पहला चरण प्रारंभिक में सबसे पहले क्या होता है, होती है इसमें सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी और CSET जैसे पेपर होते हैं। यह चरण मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए होती है, बराबर। तो मुख्य परीक्षा का ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। दूसरे चरण में प्रीलिम्स पास करने के बाद उम्मीदवार मेंस एग्जामिनेशन देते हैं। इसमें लिखित परीक्षा होती है जिसमें उम्मीदवारों के विषय की समझ, विश्लेषण क्षमता, उत्तर लिखने की कला और विचार प्रस्तुत करने की क्षमता को परखा जाता है। समझ गए मैं जो इस बात को बोला था कि अभी भाई पोस्ट तो किसी को दे देना, नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ वहाँ उस चेयर पे बैठने के बाद उसके अंदर वो चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। वो पता लगे एक बंदा एप्लीकेशन लेके आके आपके सामने बैठा हुआ है, आप उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके 20 दिन के बाद उसका रिप्लाई देंगे, नहीं चलेगा। एप्लीकेशन कोई लाया हुआ है तो आपको तुरंत पढ़ के तुरंत रीड करके वो एप्लीकेशन एक गाँव का 5 साल का बच्चा भी ला सकता है, और एक वहाँ का आपके सामने हो सकता है कोई आपसे अच्छा ज़्यादा पढ़ा लिखा ब्रिलियंट बंदा ला सकता है। बट वो एप्लीकेशन को रिप्लाई तुरंत देना है आपको, तो उतना एनालिटिक पावर होना चाहिए, उतनी चीज़ों को समझने, और ऐसा देना है क्योंकि आप एक बड़े पोस्ट पे बैठे हो, उसके किसी के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समझना है। आप किसी सोसाइटी के एक बड़े पोस्ट पे बैठाए गए हो और उस सोसाइटी को आपको सबसे पहले आपको सबको समान अधिकार देना है। तो आप पता लगे कि कोई लेके पहुंच गया कि मेरे खेत में पानी जाना चाहिए, वो पानी किस रूट से जाएगा, किसको नुकसान तो नहीं हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो मैं पानी का मुद्दा ले लिया हो तो आप कोई भी बात को ले लो, कोई भी बात का ले लो। अगर आप म्यूनसिपल ऑफिसर हो, कोई टैक्स अगर आप इंप्रीव कर रहे हो, अगर मुझे ये नहीं कचरा उठाने के लिए टैक्स जो मुझे बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाना चाहिए, तो पब्लिक से ही लोगे तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, पता लगे आके प्रोटेस्ट करने बैठ जाएगी।
बोलते नहीं आपकी पेन की पावर, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर, वो थिंक होनी चाहिए आपके अंदर। इसके लिए ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होता है, इसलिए आपका दिमाग एकदम, बोलते नहीं उसको, 3 साल 2 साल जो बच्चे तैयारी करते हैं ये इसीलिए करते हैं, दिमाग आपका पक जावे, स्ट्रेस एक्सेप्ट करने सीख जावे। ठीक है। यूपीपीएससी में फिर मेन में इससे जनरल स्टडीज के पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट शामिल होते हैं। यूपीएससी पीसीएस मेन में भी सामान्य अध्ययन और अन्य निर्धारित विषयों के पेपर। इसमें तो यूपीएससी में मेन सब्जेक्ट के साथ आपके ऑप्शनल कुछ सब्जेक्ट मिलते हैं, बट पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जीएस के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश विशेष की कुछ मिलती है, वो बाद में आपको पुनः टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तीसरा चरण होता है साक्षात्कार इंटरव्यू। मेन पास करने के बाद अंतिम चरण पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व सबसे बड़ी चीज़ है। आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपसे बातचीत करोगे, उनको समझ में आ जाएगा आप कितने ईमानदार हो, क्या हो, कैसा नहीं हो, सब समझ में आ जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता, देखिए मैंने आपसे बोला अभी, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका डिसीजन पावर क्या है। नेतृत्व, लीडरशिप भी होना चाहिए आपके अंदर, और प्रशासनिक सोच का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके साथ साथ आप प्रशासनिक मतलब ब्यूरोक्रेट में क्या थिंक रखते हो। आपसे कुछ वो वहीं पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में, वो आपको समझ लेंगे कि आप इसके रिलेट रखते हो कि नहीं रखते हो। आप सीधा आ गए यहाँ बैठ के धांधली मचाने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको इंटरव्यू होता है, आपके मोस्ट 4 या 5 पॉइंट को देखते हैं, बाकी और कुछ तो इंटरव्यू, मैं तो इंटरव्यूअर हूँ नहीं, बट ये आपके अंदर ये सब गुण होने चाहिए। व्यक्तित्व होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, और प्रशासनिक सोच का मूल्यांकन। फाइनल में अंतिम चयन मेन के अंक और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर होता है। यूपीएससी में सफल उम्मीदवार को उनकी रैंक के अनुसार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सेवाएं मिलती हैं। यूपी पीसीएस में सफल उम्मीदवार को एसडीएम, डीएसपी और अन्य राज्य सेवाओं में नियुक्ति कर दी जाती है। हाँ, तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और उत्तर लेखन ही बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर लेखन इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपका डिसीजन पावर, आपका बोलते नहीं है उत्तर लेखन क्यों होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को कितनी जल्दी, कितने अच्छे से जवाब दे सकते हो। ये नहीं कि आप बीए के हमारे, सॉरी मैं बोल रहा हूँ किसी स्टूडेंट का, किसी भी उसका ले रहा हूँ ना, बट आपकी हिस्ट्री का पूछ दिया था, आप 10 पेज लिख के आ गए, 20 पेज लिख के आ गए तो आप पास हो गए। वैसा सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। आपको प्रिसाइज आंसर देना है। कोई क्वेश्चन है जिसमें 150 वर्ड्स भी दिए हुए हैं, लिमिटेड वर्ड्स भी दिए हुए हैं, तो आपको उस लिमिटेड वर्ड के बीच में ही एक शुद्ध, एक भरपूर ऐसा आंसर देना है जो कि एक तीसरे व्यक्ति से अच्छा हो। वही तो वहाँ पे चयन करते हैं, वही तो देखते हैं आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से समझ सकते हो और उसका आंसर कैसे दे सकते हो। आपका आंसर टू बी आंसर बेस वहाँ पे थोड़ी जांचा जाता है कि आपने सही लिखा है, गलत लिखा, नहीं। आपके आंसर देने की कला, वो कला को ढूंढते हैं, वो चीज़ आप क्रिएट करो। आप बोलते नहीं मैं ये आंसर, इन्होंने ऐसा है, किसी का आंसर कॉपी देख लिया तो वैसा लिख के चला गया। मेरे हिसाब से, मैं तो भाई उनको नहीं बोलूँगा, मेरे हिसाब से वो गलत है। आप क्या हो, आप अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हो, वो देखने के लिए यूपीएससी जो है मेंस एग्जामिनेशन लेता है। आप किसी का कॉपी पेस्ट करके पहुंच गए तो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। वो तो ऑलरेडी उनको सर्व कर चुका, वो तो देख चुके हैं। आप कुछ नया चीज़, उसमें नई टेक्निक यूज करो। आप अपना आंसर राइटिंग इतना प्रेसाइज रखो कि पूछो मत। हो सकता है 150 वर्ड के आप 120 वर्ड में भी अपना अच्छा आंसर दे दिए, उसके बाद वर्ड बढ़ाने के लिए आप लिख लो, बट हो सकता हो उसी चीज़ को आप अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से रख दिए। ये सब चीज़ें मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक मेरे हिसाब से कैसा आंसर राइटिंग होना चाहिए, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। बट आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, आप एक सबसे अलग दिखने चाहिए, बस। ये जब क्लियर हो गया तो आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता। चलो अब क्या आ गया, यूपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन एग्जाम स्ट्रक्चर्स। इसके स्ट्रक्चर, यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर्स क्या है, पेपर 1 जनरल स्टडीज, जीव सामान्य अध्ययन। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं 100, टोटल मार्क होते हैं 200। आप बोलोगे मेरा टाइम वेस्ट, नहीं, आप इसको कहीं से पढ़ सकते हो, बट मैं बता देना, मैं सोचा आप बोलोगे मैं बताता नहीं तो भी आप क्वेश्चन करते भाई बताए नहीं, तो आप कुछ पॉज करके तुरंत देख सकते हैं। टाइमिंग 2 घंटे का रहता है, 2 आवर्स का। मार्क पर क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स। क्वेश्चन टाइप्स ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, नेगेटिव मार्क 1/3 रहता है।
ठीक है, तो जिसका 0.66 अंक आता है। सेकंड आपका CSAT जनरल स्टडी सामान्य, ये सेकंड पेपर होता है आपका। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क के ये भी होते हैं, 2 आवर्स होते हैं, 2.5 मार्क के होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ये ध्यान देना, ये क्वालिफाइंग, ये आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसको ऐड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका 30.3 मार्क्स में न्यूनतम 30% आपको लाना होता है। इसमें भी आपका 0.83 नेगेटिव मार्क होते हैं। अब आगे आपका यूपी PCS प्रीलिम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क के होते हैं और 2 आवर्स के होते हैं। मीन्स इसमें आपका टाइम कम हो गया। अभी क्वेश्चन कैसे, तो मुझे लग रहा है आजकल तो सेम ही क्वेश्चन देने लगे हैं, इसमें आपका टाइम कम कर दिया है और 50 क्वेश्चन बढ़ा दिया है। देखा जाए तो उससे ज़्यादा ही टफ हो गया आपका। और अभी इसमें मार्क पर क्वेश्चन 1.33 आ रहे हैं, MCQs रहेंगे। थोड़ा सिंपल भी रहता है इसमें, ऐसा नहीं 10-5 क्वेश्चन टफ रहते हैं, सरल रहते हैं। इसमें भी वही 1/3 है आपका नेगेटिव मार्किंग। ये भी CST भी आपका सेम वही प्रोसेस, बट इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क के रहेंगे, 2 आवर्स का रहेगा, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, 33 वही रहेगा इसका मार्क। मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का ही भी होता है। अभी आपका आ जाता है UPSC सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस टॉपिक वाइज। अभी ये टॉपिक वाइज, ये जो मैंने टॉपिक 7 तो ढूंढा हुआ है, और टॉपिक्स हो सकते हैं, बट ये शायद से नोटिफिकेशन है कहीं से मैंने रिसर्च करके डाला हुआ, आप भी ढूंढ लेना हो भी अगर मिलते हैं। मुझे लग रहा है इतना भी सफिशिएंट है। इसमें क्या लिखता है, करंट इवेंट्स ऑफ द जनरल स्टडीज़ का बोल रहा हूँ, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय सामयिका या घटनाएं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, जनरल साइंस, समान विज्ञान। अब ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, करंट इवेंट एंड नेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूँ। कभी कभी इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन आ जा रहे हैं अभी की सिचुएशन में। ये जो करंट इवेंट्स है ना, ये बहुत बड़ा आपका वो है। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल, तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल आ गए हैं, लेकिन आप एक प्रिसाइज न्यूज़ चैनल, लोकसभा का लाइव स्ट्रीमिंग, एक्चुअल देखा जाए तो वेबसाइट, आप एक लिंक बना लेना कि मैं वो आपको लिंक भी दे दूंगा। कम से कम 30 नहीं तो 20 के कम से कम वेबसाइट्स हैं जो आपको डेली चेक करना चाहिए। हमारे देश में आज क्या हुआ, देश में क्या क्या आगे बढ़ा, ये सब तो कुछ बताते हैं नहीं न्यूज़ में, इनके यहाँ पे गोली लगी, इनको ये हो गया। एक्चुअली चाहिए कि न्यूज़ चैनल वालों को शाम को 1 घंटे, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला एक ले ले भाई, 1 घंटे के लिए देश के बारे में बताए ना। हमारा देश में आज मतलब क्या फैसले लिए गए, विदेश से क्या कन्वर्सेशन हुआ, हम किस आके, हमारा देश आज कितना प्रोडक्शंस हुआ, कितने आउटपुट्स हुए, या फिर हमारे क्वार्टरली क्या इंक्रीज हुआ, कुछ तो एक बताया। कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं मिलेगा। पहले के न्यूज़ चैनल इसलिए बताया कि ये सब नहीं मिलने वाला है। आज हमारे न्यूज़ चैनल पे बस एक ही चीज़ मिलता है, वो भी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कान सर ने किसको क्या कह दिया, वो उनका विवेक बिंदु ने क्या कह दिया। अरे ये सब कोई टॉपिक है? बात करो क्रिमिनल क्राइम्स कितने बढ़े, क्राइम्स कितने कम हुए, वो सब चीज़ें आप कोई डिस्कशन नहीं करने पाते। ठीक है, वो तो किसी से उसमें क्या है, इसमें बहस करना। हाँ, बट आप लोग को एक बनाना पड़ेगा, मैं लिस्ट बनाऊंगा कहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी डेली। आपको नॉलेज होना चाहिए देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी सुविधाएं आ रही, कौन सी सुविधाएं नहीं आ रही, हमारे देश का बजट कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, वो आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए। सिंपल थिंग एक ही चीज़ समझ लो, आप बोलते नहीं आपके घर पे एक जगह पैसा आ रहा है और उस पैसे से ग्रोथ कैसे हो रहा है। पापा मम्मी अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके घर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बच्चे ग्रोथ डिसीजन लेंगे तो ग्रोथ हो सकता है,
नहीं हो सकता, क्योंकि आप बेफजूल, मतलब सिंपल है, व्यवहारिक है, नहीं आप बुरा लग जाएगा, व्यवहारिक है कि क्योंकि घर पे एक जगह पैसा आएगा तो एक मतलब नहीं, घर बनाएंगे, ज़मीन लेंगे, बड़े लोग डिसीजन लेंगे तो गोल्ड लेंगे या और कुछ करेंगे, बच्चे लोग डिसीजन लेंगे तो बोलेंगे पापा कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, समझ रहे हो ना। ये सोचो, ये थिंक डिफरेंस होती है। और हर चीज़ का एक एज होता है, समझदारी होती है। हो सकता है कोई कोई बच्चा तो जो गरीबी में पले होते हैं उनको 10 साल में मेच्योरिटी आ जाती है, 12 साल में मेच्योरिटी आ जाती है। वो तो नहीं चाहते वो कमा के तुरंत बाइक ले लेंगे, नहीं लेंगे ना, फिर वो खुद कमाए, वो होटल में जाके काम करके बेचारे अपने भाई अपने परिवार चलाते हैं। लेकिन जिस बच्चे को घर में सब बैठे बैठे मिल रहा है, देख लो आप, दो टाइप के भी बच्चे थे। अगर 13 साल की उम्र में एक बच्चा होटल में काम करके कमा रहा है, अपने माँ बाप को पैसा दे के घर का राशन पानी ये सब संभाल रहा है, और दूसरा एक 13 साल का बच्चा जो घर में बैठ के गेम खेल के उसको मिल रहा है, उसके हाथ में 1 लाख रुपए दो, उसके हाथ में 1 लाख रुपए, देखो क्या हो जाएगा। आप देखोगे ना उन दोनों का डिसीजन कैसा रहेगा, कितना डिफरेंट आएगा। वो 1 लाख रुपए को ऐसा करेगा कि कम से कम वो 1 लाख से साल भर में 2 से 3 या 4 लाख बना लेगा, उस लेवल पे सोचेगा। लेकिन ये 1 लाख, ये अगर इनको दिया जाएगा कि ये गेम या मोबाइल है कुछ ला के एक्सपेंस करके बैठ जाएगा। मतलब मेरा सिनेरियो है, बट आप लोग का अलग ठीक रहेगा। तो आपको उस लेवल पे सोचना है। सेम यहाँ पे भी यही है, अगर आप उस पोस्ट पे पहुँच गए, देश का पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कौन सी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, आप उसका एक छोटा सा पार्ट बनने जा रहे हैं। आपके सिग्नेचर लगेंगे, जब आप बन जाओगे तो आपके सिग्नेचर लगेंगे कि ये पास हो रहा है। जैसे ये ब्रिज बन रही है, एक इंजीनियर आपके सामने आकर बैठेगा, बहुत सब आके बैठेंगे, वो क्वालिटीज़, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे। वो ब्रिज बनाने के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको एक अच्छा इंजीनियर लगेगा, आपको ये स्ट्रक्चर लगेगा, ये सामान कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप बनाने वाले हो, समझ लो। नेता तो ऑर्डर दे देंगे, हाँ ये ब्रिज बनना चाहिए। ब्रिज बनवाएगा कौन? आप बनवाओगे। बोलते नहीं, आपके मम्मी पापा आपको ऑर्डर दे दिए, बेटा ये साइकिल बनवा के लाना आज। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वो साइकिल में कैसा बनवा के लाते हो। वो साइकिल ऐसा बनवा के लाते हो 10 साल चलेगी, ये साइकिल ऐसा लाते 2 दिन के बाद फिर खराब हो जाएगा। वो माइंड सेट लेके प्लीज़ आप लोग आगे जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अपना क्या आता है, सी सेट, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन सिलेबस टॉपिक वाइज। सी सेट में आपका कन्फेशंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटीज़ एंड बेसिक न्यूमेरिसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपके इतने ही हैं। बट छोटा सा कोई एक ले लेना प्रीवियस ईयर का, जिसका इसमें क्या करना, मोस्टली QIQs इसको सॉल्व कर दोगे तो मुझे लग रहा है कवर हो जाते हैं, पासिंग मार्क निकल जाता है। बट हाँ, मैं एक चीज़ और बता देना, इतना सिंपल इसको लेके मत चलना। एग्ज़ाम अभी टफ ये भी देने लगा है, सब इसको एकदम सिंपल पढ़ते भी नहीं थे, तो उनका क्या होता था, माइंड लॉजिकली होता नहीं था, सब थियरिटिकल बेस पे होके निकल जाते थे बंदे। पता लगे जब इनका ट्रेनिंग होता था, इंटरव्यू होता था, ट्रेनिंग में फेल हो जाते थे बच्चे, उनको फिर से ट्रेनिंग कराओ, ये कराओ वो सब। तो इसके लिए अभी ये भी मेरे हिसाब से टफ देने लगा है, इसका भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आप PYQ कर लो अच्छे से, 10 साल 5 साल के, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। बट ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना, जितने मैंने कवर किया हुआ है मोस्टली कवर हो जाते हैं। और कुछ रहेगा तो आप भी रिसर्च कर ही रहे हो भाई, आप तो IAS बनने जा रहे हो, आप तो मेरे से अच्छे समझदार होगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है पेपर 1 जनरल स्टडी GS 1। हाँ, अब इसके करंट इवेंट्स एंड नेशनल वो आपको बोला था ना, उसका भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो इसको मैं बार बार रीड करना मेरे लिए उचित नहीं है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके फटाफट देख लीजिएगा। फिर से वही बताऊँगा, मेरे द्वारा लिखे गए टॉपिक्स हैं, आप इस पर एकदम से 100% नहीं, आप समझ सकते हो 60 या 70% मैंने कवर कर दिया है, बाकी आपको भी रिसर्च करना है। ये हिस्ट्री का है, एंशियन, मीडियल, मॉडर्न, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर से आप एक बार देख लेना इसको, मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ। फिर वर्ल्ड जियोग्राफी आ गया, फिजिकल जियोग्राफी आ गया इसका, पृथ्वी एवं ब्रह्मांड, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल एवं खनिज, रॉक्स एंड मिनरल्स,
मैं रीड नहीं करूँगा, आप ये खुद रोक के आप देख लीजिएगा। भारत का भूगोल, फिर इंडियन पॉलिटी आ जाता है आपका, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था एंड शासन। ये भी आप ये सब पोज करके देख लीजिएगा। इसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, पार्लियामेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब आपको आना चाहिए। CAG, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या, बेसिक इकोनॉमी, नेशनल इनकम, GDP एंड GNP, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, RBI, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बजट्स, टैक्सेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME एंड डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस में इकोलॉजीज, इकोसिस्टम, फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मैं कोई बुक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये पॉइंट्स आप जहाँ भी ले लो, आप जहाँ से आपको पूरा एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल पे क्लियर हो जा रहा है, ये आप वहाँ से उठा सकते हो। आप गूगल कर लो, रिसर्च कर लो, ChatGPT कर लो, कहाँ से कर रहे हो मुझे ना, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, प्लस आपके PYQ में मैच करने चाहिए। आपको लग रहा है कि MCQs, आप खुद MCQs को आना हो, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलते नहीं, क्वेश्चन को कितनी बार कहाँ से घुमा के पूछे उससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये टाइम का जो आपका UP PCS का प्रीलिम्स हुआ था, मैं भी बैठा था उसमें, इतना टफ कर दिया था कि बच्चे घूम गए। घूम क्यों गए? चीज़ें वही थी, बट बोलते नहीं, घुमा के क्वेश्चन किया उन्होंने। चलो, जनरल साइंस में ये थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने बहुत छोटा कर दिया, इसमें और भी टॉपिक्स आएंगे। फिजिक्स में तो बहुत है टॉपिक्स जो पेंडिंग्स हैं, वो आप देख लेना इसमें। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। अभी सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस UPSC और इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें डिफरेंट क्या होता है कि UPSC के सभी प्लस, इसमें क्या करना, आप जब PCS की तैयारी करना ना, मतलब PCS रिलेटेड आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तब हिस्ट्री में जो भी पढ़े हो ठीक है, बट उसमें एक चीज़ आप नोट करते जाना कि UP रिलेटेड जो भी है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ UP कल्चर, उस पर थोड़ा आप एकदम अलग से नोट बनाते जाना। अब ठीक है, आप UP से लेवल पढ़ोगे, आप देश के लेवल पढ़ोगे, ठीक है, बट आप जब UP PCS का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप बोलते नहीं, इसका पॉइंट स्टेट, UP स्टेट का के बारे में क्या क्या ऐसी हिस्ट्री में थी, अलग सी थी, तो वो आप जरूर उसका अलग से नोट बना लेना। सेम वैसे जियोग्राफी में भी है, यहाँ के रिवर्स क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफी क्या है, एग्रीकल्चर से आपका क्या क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। पॉलिटी में भी सेम वही, उत्तर प्रदेश गवर्नेंस, गवर्नर, UP लेजिस्लेचर, UP एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नेंस स्कीम। इकोनॉमिक में भी वही, UP बजट, UP इकोनॉमी, UP एग्रीकल्चर, UP इंडस्ट्री, UP गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी आपने सेंट्रल लेवल पे देखा था प्रधानमंत्री ने क्या क्या स्कीम निकाला, क्या कैसा, वो सब चीज़ें चेक की थी। अब यहाँ पे CM जी ने, UP के CM, मतलब वही गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आ रही है, आपको उसको चेक करना है। करंट अफेयर्स, उसमें मैंने बोला नहीं है, बट वही करंट इवेंट जो वही अफेयर्स में आते हैं, यहाँ पे भी अलग से होना चाहिए। यहाँ पे फोकस नेशनल पे, इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, UP गवर्नमेंट स्कीम, UP अपॉइंटमेंट्स, UP अवार्ड्स एंड इवेंट्स। हाँ, ये कुछ UP रिलेटेड अलग टॉपिक ही है। UP करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, ऐसे एक शॉर्ट में दे दिया है आपको, बट ये ध्यान देना, आप जब ऊपर के 6 और 7 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और आप UP PCS का भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो आप UP PCS मतलब UP स्टेट के बारे में रिलेटेड जो भी आपको हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, उसके रिलेटेड कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ से ऐड करते जाओ, नोट्स अलग से बनाते जाओ। जाहिर सी बात है, आपको इसका भी PYQs देखना ही पड़ेगा अगर UP PCS देने जा रहे हो तो आप अपने आप समझ जाओगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा होगा, डिफरेंस फॉर UPSC, फोकस नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स 90%,
स्टेट स्पेसिफिक नॉट रिक्वायर्ड, इसमें तो है नहीं, 90% आपका नेशनल इंटरनेशनल ही रहेगा। और यूपी पीसीएस के लिए यूपी कॉमन सब्जेक्ट 70 to 80%, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक 20 से बराबर, करेक्ट पूछा इसमें कि जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होता है ना वो आपका 70 to 80% आपको सपोर्ट करेगा जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हो। अब आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो अगर, तो 20 से 30% के लिए आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ना ही पड़ेगा। कोई और बाकी बोल दे कि नहीं नहीं आप यूपीएससी की तैयारी करो तो आप पीसीएस में भी बैठ जाओ, अरे क्या बैठ जाओगे? अब 20 से 30% मार्जिन समझ रहे हो, रिजल्ट ही उसका 60-70% पे बढ़ रहा है, आप 80% की तैयारी करके पहुंच रहे हो। आपका कितना भी कवर किया, चलो 80 का मैंने समझा, आप 60% भी 48 तो आपका रिजल्ट आ रहा है, कैसे आप 100% कवर करोगे? आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल तो पढ़ना पड़ेगा। 20 से 30% वो कवर कर रहा है अगर 100 में से, तो वो आपको समझना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वो अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप कुछ नहीं होगा, इसको भी अलग से पढ़ाई करना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप ये रेशियो समझ लेना, ये आपको नोट कर लो। अगर आप आईएएस और यूपीएससी बोलते ना, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो, तो आपको ये दो सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आ जाता है, यूपीएससी प्लस यूपी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। हाँ, ये जो आया है ये मैंने बहुत ढूंढ ढांड के अपने हिसाब से बनाया है। अभी तक मुझे लगा हमको इस बेसिस पे तैयारी करनी चाहिए, ऐसा हमारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये भाई तो मैंने बनाया है, जो बोलूँ इसमें मेरी सोच है, इस हिसाब से आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप चलिए। तो सबसे पहले मूल विचार हमारे कोर आइडियाज़ क्या होने चाहिए, PYQs एनालिसिस प्लस सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों के करने के बाद हमको बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस प्लस रिवीजन, वो तो एक ही, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल पे हमको लेके चलना पड़ेगा। हमारा प्रिपरेशन जो होगा 3 लेवल पे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे। तो इसमें बेसिक के भी पहले हमको क्या करना है, PYQs एनालिसिस करना है, सिलेबस को अंडरस्टैंड, मतलब PYQs पढ़ने के बाद सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पढ़ने के बाद PYQs, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बट ये दोनों आपको इतने अच्छे से पढ़ना है ना, आप 10 दिन दे दो इस पे, चाहे यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एक साथ करो, तो आपको मिनिमम लास्ट 3 ईयर का PYQs उठाओ, सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा उससे नहीं है, पढ़ो उसको, फिर सिलेबस को पढ़ो। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में क्या है। पहले ही परीक्षा की मान समझे फिर कुछ तैयारी करें, मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, देन यू स्टार्ट प्रिपरेशन। करेक्ट चीज़ है ना। ये मेरे एक टीचर थे, मैं जब बीकॉम कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लॉ, हाँ, फाइनेंस का कोई चैप्टर पढ़ाने आ गए, फाइनेंस एंड याद नहीं आ रहा, सब्जेक्ट का नाम भी नहीं आ रहा। तो वो बोले कि बेटा आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या करते हो, फर्स्ट यू सी मेन्यू ना, आप पहले मेन्यू देखते हो, मेन्यू के बाद उनके पास क्या है उस हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो मंगा लेते हो, खा के निकल जाते हो। सेम सिचुएशन यही है कि क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, वो आपके मेनू कार्ड्स हो गए, सिलेबस और ये PYQs आपके मेनू कार्ड ही हैं, IAS या IPS जो भी है। आपसे पूछा क्या जाएगा वो ध्यान दो पहले, और कैसे पूछा जाएगा। एक बार ये क्लियर हो गया, जैसे आप कोई चीज़ कभी याद करते हो, देखियो कभी कोई आपको किसी ग्रुप पे खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर आपको नहीं आया रहेगा, उसका आंसर कुछ देर के बाद बताया रहेगा, तो आपको वो आंसर दिमाग के बोलते हैं सबकॉन्शियस में अपने आप घुस जाएगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक बोलते नहीं इंसर्ट होने के बाद वो आंसर मिला है। सेम वैसी थिंग यहाँ भी है। तो सबसे पहले आप PYQs, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बाद बेसिक, फिर इंटरमीडिएट एंड एडवांस। मैंने बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस में क्या क्या लेना है वो भी समझा रहा हूँ मैं आपको, इसमें लिखा हुआ हूँ, बट मैं आपको वर्बली बहुत अच्छे से समझा दूंगा हमको किस बेसिस पे चलना चाहिए। कि कोई भी बंदा उठ के IAS बन सकता है, मैं बोल रहा हूँ 100% बन सकता है। हम इंसान हैं, हमारे पास भी वही है, 2 हाथ पैर मुंह जो भी है हमारे पास, सबके पास वही है। किसी के पास कंसिस्टेंसी है, किसी के पास नहीं है, जिसकी रिजल्ट होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो फेल हो जाता है, पेशेंस नहीं रहता उसके अंदर। ठीक है, और कोई बात नहीं है। कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि आपका दिमाग एक जगह पे लगना चाहिए, 10 जगह पे 10 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम समझ गए, फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द, पहले परीक्षा की मांग समझे,
फिर तैयारी शुरू करें। फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, देन स्टार्ट प्रिपरेशन। ओके, तो फेज 1 PYQs प्लस सिलेबस एनालिसिस। चरण 1 पे पिछले प्रश्न का पाठ्यक्रम का विश्लेषण। ड्यूरेशन 1 से 10 दिन रख लो, 20 दिन रख लो। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, आप एक बहुत बड़े उसमें जा रहे हो डिसीजन पे, 10 क्या 20 दिन रख लो, वो कोई बात नहीं है। बट इसके बाद फिर आप पीछे नहीं हटने चाहिए। आप अपने आप को समझा लो, हाँ मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसे। लास्ट 3 हाँ लेटेस्ट एग्जाम, लास्ट 3 ईयर का इसलिए बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन में क्या हुआ, क्योंकि ये पैटर्न चेंज होता रहता है। पिछले साल कैसा था, उसके पहले कैसा था, रहे तो 1 साल का और 4 साल का ले लो आप, बट वो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस बेसिस पे तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 वर्षों का यूपीएससी यूपीपीसीएस का प्रश्न पढ़े। फर्स्ट यू रीड एनालाइज द लास्ट, ये बता ही दिया आपको। प्रश्न को हल करने से पहले उनके पैटर्न को समझे। क्वेश्चन आस्किंग कैसे करना, हर वल मत करो, वो छोड़ दो, आंसर तो बाद में आप बताओगे। कुछ पूछने की कला क्या है, कैसे किस चीज़ को घुमा के पूछ रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो उस बेसिस पे आप फिर पढ़ाई करोगे, उस हिसाब से अपना आप नोट्स बनाओगे। यूपीएससी यूपीपीसीएस क्या पूछ रहा है यह पहचाने। आइडेंटिफाई व्हाट यूपीएससी यूपीपीसीएस एक्चुअली डिमांड। सिलेबस के प्रत्येक भाग को पीवाईक्यू से जोड़ें। समझे, आपका जो सिलेबस है उसको पीवाईक्यू से जोड़ लें। पीवाईक्यू से क्या बोल रहा है, पीवाईक्यू, हाँ एक ऐसा टेबल बना लेना आप, क्वेश्चन, सब्जेक्ट, सोर्स, डिफिकल्ट एंड रिपीटेड एरियाज। ये तो मैंने 2 सब्जेक्ट का मतलब 2 का ऐसा बना दिया हूँ, बट वो आप 7 का बना लेना भाई। 7 नहीं, आपके इसमें भी है, CSET का भी है, उसमें भी बनाना पड़ेगा। एक टेबल ऐसा बना लेना जब आप पढ़ने बैठना तो, पीवाईक्यूज लेके बैठना तो। 10 दिन का टाइम 20 दिन कर लेना। मैं 10 दिन बोला हूँ, मैं तो भाई 8 दिन 10 दिन 12 घंटे 14 घंटे, जब तक सॉल्व नहीं तब तक बैठना ही बैठना है अपने को। बट आपके पास, आप इतना मतलब हो, आपके पास तो बहुत टाइम है अभी, आपकी लाइफ अभी स्टार्ट हो रही है। आप अभी ग्रेजुएशन करके ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 साल के रहेंगे। बट और कोई बंदा अगर ये ग्रेजुएशन वाला पढ़ रहा है तो और उसके लिए तो बेस्ट पार्ट है, वो क्या करेगा, वो अभी से अपना एनालिसिस कर ले, सब कुछ तैयारी कर ले। इन ग्रेजुएशन में ही है तो अपना सब कुछ स्टार्ट कर दे। तो मैं बोल रहा हूँ कोई 3 साल तो सफिशिएंट हो गया उसको पास IAS बनने के लिए, अच्छे से पढ़ाई कर दिया तो। ये कैसा आप टेबल बना लेना अपने घर पे। अब फेज 2 बेसिक लेवल प्रिपरेशन। चरण 2 प्रारंभिक आधार निर्माण। ड्यूरेशन 3 to 5 मंथ्स। ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग फाउंडेशन। ये भाई जो मंथ दिया हूँ मैं अपनी कैपेबिलिटी पे दिया हूँ, ना कि आपकी कैपेबिलिटी पे। आपकी लर्निंग क्या है, क्योंकि मेरा एज तो बहुत हो गया है, मैं कुछ बोलूँगा अभी इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। बट क्योंकि मेरे अंदर इतना है गट्स कि मैं 14 से 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर 12-14 घंटे के बाहर कहीं काम कर सकता हूँ तो पढ़ भी सकता हूँ। तो मैं तो वही लेता हूँ, मेरा जिस दिन छुट्टी रहा कुछ रहा तो मैं बैठ जाता हूँ अपनी बुक लेके, मुझे वही ख़त्म करना है। तो उसी लेवल पे आप भी बैठो, क्योंकि फ्यूचर में तो वही होने वाला है। अगर अच्छा जॉब कुछ नहीं सक्सेस हुए तो आपको 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा, और ये काम करने के बाद आपको जो सैलरी इतनी लो मिलेगी कि आप सेटिस्फाई ही नहीं रहोगे। एक एक चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि देश तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। उस इन्फ्लेशन के साथ प्राइवेट जॉब की सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। 15 से 20 हज़ार में रह जाओगे, सिमट जाते हैं बच्चे। हाँ, उसके ऊपर जो कमाते हैं तो छोड़ दो, बहुत उसका भी बोलते हैं प्राइवेट लेवल में भी इतने क्या क्या आ गए, कुछ बोल नहीं सकते, छोड़ो, कमेंट नहीं कर सकता मैं उस पर। बट हाँ, आप क्यों सब पे जाओगे, आप तैयारी करो अच्छे से। तो बेसिक लेवल प्रिपरेशन में आपका ड्यूरेशन 3 to 5 मंथ्स मैंने रखा हुआ है। आप इसको 6 मंथ, 7 मंथ्स या 8 मंथ भी रख सकते हो। 8 मंथ भी रख सकते हो। आपको 3 साल है, आप ग्रेजुएशन में लगे हो या ग्रेजुएशन के बाद 2 से 2.5 साल लगता ही है, उतना तो आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। हाँ, बोलते नहीं कि उसने ग्रेजुएशन के बाद ही निकाल दिया तो उसका स्ट्रेटजी जो है क्लास 9 से स्टार्ट हो गया होगा, 10th से स्टार्ट हो गया होगा, और 6 साल 5 साल उसमें लग गया होगा बंदा, उसको वही करना है तो निकाल देंगे 10th के बाद। मैं तो बोलता हूँ ग्रेजुएशन के बाद तुरंत निकाल देंगे। अगर ये बंदा ये मेरा वीडियो अगर कोई क्लास 10th का बच्चा देख रहा है, उसका सोर्स है कि मुझे IAS या UPSC बनना है और कहीं पे भटकना नहीं है, तो वो तो निकाल देगा। IAS क्या, बेसिक ही मजबूत है तो सब कुछ कर सकते हो आप। बेसिक के बाद एडवांस जाने में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जब बेसिक मजबूत है आप कुछ नहीं कर सकते। आधी आबादी देश की बेसिक में ही कमज़ोर है।
बेसिक ही मजबूत होता। अगर 10th लेवल का ही बंदा अच्छे से पढ़ के आया हुआ है तो देश में कुछ भी कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता बट इतना टेक्निकल हो जाएगा वो, किसी भी चीज़ को अच्छे से सोचेगा समझेगा, किसी भी चीज़ को सिंपल करने की कोशिश करेगा। 10 क्लास तक अगर अच्छे से बड़ा बच्चा आया, अगर लेबर का पहले जॉब कर रहा है तो वहाँ पे देखना 2 साल के बाद वो सुपरवाइजर या मैनेजर या वो क्या करेगा। अभी तो इतना जेनजी आ गए हैं, वो एक ऐसा ऐप बना देगा, कुछ ना कुछ उसका वहाँ पे इतना विस्तार कर देगा कि पागल हो जाओगे तुम, तो समझ ही नहीं सकते तुम। वो घिसेगा नहीं कंटिन्यू, हाँ शुरू में 2-4 महीने घिसेगा, उसके बाद नहीं घिसेगा क्योंकि शिक्षित है ना, उसको उसके पास नॉलेज है उस चीज़ का। तो बेसिक आपके मजबूत होने चाहिए, मेरा बस यही फाउंडेशन है। इसमें क्या बोल रहा है, हिस्ट्री एनसीईआरटी के से इतिहास या मूल, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो आप पढ़ो ही पढ़ो, बट मेरा मूल है क्या, अगर आप क्लास 5 से 10 तक की एनसीईआरटी की सभी विषय, जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी दिया हुआ है यार, ऐसे पढ़ डालो, मैगजीन के जैसा पढ़ डालो, पढ़ के उसके जो क्वेश्चन हैं, उसके क्वेश्चन आस्किंग का है तरीका है, समझाने की तरीका है। आप जैसे आप अगर अभी ग्रेजुएशन कर ली तो आप बोलो मैं कौन अभी जाएगा पढ़ने के लिए, अरे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको आता नहीं, आपका बेसिक बराबर नहीं है। पढ़ रहा आप, अब वो टाइम पे आप ऐसे पढ़ोगे, आप खुद पढ़ा रहे हो, एज ए टीचर पढ़ो उसको, एज ए टीचर पढ़ो, उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अरे एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। आप आईएएस बनो ना बनो कोई बात नहीं, लेकिन सोसाइटी में आप एक ऐसे बंदे बनोगे जो 100 जन को पीछे कर सकते हो, कि शिक्षा ही सब कुछ है ना। आज के दौर में शिक्षा ही सब, आज के पहले भी यही था, नॉलेज है तो सब कुछ है। तो ये टॉपिक्स तो आप लो ही लो, बट एनसीईआरटी के 5 से 10 तक एवरी सब्जेक्ट, 5वीं में जितने सब्जेक्ट है, हिंदी का दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है, मैथ्स का दिया हुआ है, सब पढ़ डालो। आ रहा है तो मत पढ़ो, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इंग्लिश आ रहा है आपको प्रॉपर तो रीडिंग करके फटाफट सॉल्व करके ख़त्म करो। कितने एक दिन में आप इंग्लिश ख़त्म कर सकते हो, एक दिन में आप हिंदी ख़त्म कर सकते हो। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो आप फंसोगे ना, उसके क्वेश्चन के जवाब आप नहीं दे पाओगे बिना देखे। अब जैसे उसने फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिए बिना पढ़ के, बस दे दिए, तो आप तो परफेक्ट हो ना। फर्स्ट 5 मिनट में लगेगा चैप्टर पढ़ने में, 10 मिनट लगेगा उसका आंसर देने में, 20 मिनट में चैप्टर खत्म होना चाहिए। 20 मिनट में 10 चैप्टर है, 20 दाम 200 डिवाइड बाई 6 आवर्स, 8 घंटे में एक दिन में आप हिंदी खत्म कर दो, एक दिन में आप इंग्लिश खत्म कर दो, एक दिन मैथ खत्म कर दोगे, एक दिन में ईवीएस खत्म कर दोगे। और उतना खत्म करने के बाद आप 5वीं में एकदम मजबूत हो गए। उसी हिसाब से आप फटाफट 10वीं तक कितना दिन लगेगा भाई, 3 से 5 मंथ तो बहुत लिख दिया हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये जो 3 से 5 मंथ है, ये अगर आप एकदम मन लगा के दे दिए, बाबू मैं बोल रहा हूँ कोई दुनिया का आदमी आपको कहीं से हिला नहीं सकता। हाँ एनसीईआरटी, बट बशर्ते एनसीईआरटी, आप कहीं का भी स्टेट लेवल का तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं कोई और कुछ तो पढ़ा भी नहीं हूँ। मैं तो एनसीईआरटी अभी तक पढ़ा हूँ 10th तक का। मैं तो यूपी से स्टेट लेवल का पढ़ा, तब तो मैं कुछ पढ़ता भी नहीं क्या बोलूँ, मैं मुँह से निकल रहा है, मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता था। मैं क्लास 8 तक पढ़ा भी नहीं हूँ, बस लिखता था, आता था, क्या लिखता था क्या नहीं लिखता था मुझे भी नहीं पता था, याद भी नहीं रहता था। 9th और 10th के बाद मैं सुधरा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई किया हूँ, उसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी चली है मेरी। तो चलिए, मतलब आपके सामने अगर ऐसा प्रिपरेशन दे रहा हूँ, ये बनाया हूँ, तो ये सब तो आए ना मेरे को, बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया हूँ, बट जो हूँ जी खा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक आपका फाउंडेशन का यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप बना लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। अगर आप इस लेवल पे आना चाह रहे हो, इस दौड़ में शामिल होना चाह रहे हो, तो आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर। हाँ आप चलो तुक्का मार के आईएएस भी बन गए, बट बेसिक नहीं रहेगा तो आप आगे चल के भी, आप हमेशा आपके अंदर हिचकिचाहट रहेगी, अरे ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं है। कोई सामने से आ गया अच्छा बंदा तो नहीं पता है, तो फिर अलग चीज़ रहेगी। तो वही है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो आप बेसिक क्लियर ही कर लो यार, ख़त्म करो। 3 से 4 या 5 महीने लगते हैं इसको रिवीजन करने में, या 6 महीने में रिवीजन कर लोगे इसको, बट इसको ख़त्म कर लो। इसके बाद फिर बेसिक के बाद इंटरमीडिएट लेवल पे क्या रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज इन आंसर राइटिंग में बदला बराबर है, उसको पढ़े, उसका सॉल्व किए। अभी आप जो है ये लेवल पे आके सीधा सीधा मेंस और प्रीलिमिनरी के आंसर सॉल्व करना सीख जाओ। एक बार वो आप कंप्लीट किए ना, और उसके बाद कुछ प्रिपेयर्ड बुक हैं, मैं बुक का नाम एक भी नहीं लूँगा, नहीं तो बोलोगे पेड प्रमोशन है, ये वो है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सिलेबस जैसे आप डिसाइड होगा,
बेसिक कंप्लीट जैसे होगा, जो भी बुक्स आपको अच्छा लगता है जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ लो। बेसिक के बाद, बेसिक के पहले कुछ मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। किसी मैं नाम कैसे लूँ अभी, वो बुक पढ़ लिए आप तो बोलोगे हिस्ट्री खत्म हो गया, वो बुक पढ़ लिया तो आपको इकोनॉमिक खत्म हो गया, वो बुक पढ़ लिया, नहीं खत्म होगा। बेसिक क्लियर नहीं है, क्या खत्म होगा, क्या खत्म होगा बताओ। आपको हर चीज़ समझ में नहीं आ रही है बेसिक लेवल पे। आप पहले बेसिक खत्म करने के बाद उसके बाद मार्केट में जो भी बुक बोल रहे हैं पढ़ डालो, बाकी यूट्यूबर्स जो भी बोल रहे हैं आप पढ़ डालो। आप अपने आप से भी समझ के पढ़ डालो, मैं नहीं डालूंगा, मैं किसी का नाम नहीं डालूंगा। मैं तो नहीं बोलता हूँ सब क्वेश्चन सब उसी बुक से आते हैं। हाँ, टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, मैं इतना ही जानता हूँ। यूपीएससी ने जो टॉपिक्स दिए वो आपके क्लियर होने चाहिए। आप किस बुक से क्लियर कर रहे हो मुझे नहीं पता। एडवांस लेवल पे आपको वही करना, बेसिक पढ़ने के बाद एडवांस लेवल पे आने के बाद आपको सिलेबस देखना है। फिर से सिलेबस देखने के बाद आपके अलग हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स देखने, वो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए क्या, उसके नोट्स कंप्लीट हो गए क्या। उसके बाद आप सीधा इंटरमीडिएट के बाद आप एडवांस लेवल पे चले जाओगे। यहीं से आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट से ही। 6 महीने के बाद, मतलब 3 to 5 मंथ उसको रखा था मैंने, 6 मंथ रख दो। 6 मंथ से इसको आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, उसमें कोई वो मत करो। आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, लिखने की क्षमता स्टार्ट कर दो, स्किल क्रिएट कर लो। आप इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग जो भी करना है अब स्टार्ट कर लो। लिखना स्टार्ट, लिख लिख के पढ़ो, जितना हो सके लिख लिख के पढ़ो। डेली कम से कम 10 पेज 15 पेज लिखो, कम से कम 10 पेज तो लिखो ही लिखो। नहीं कुछ मिल रहा है टॉपिक तो आज देश में क्या हुआ, सिंपल। कुछ मत बनाओ, शाम को आप 2 घंटे का प्रिपरेशन बनाओ, करंट अफेयर्स भी आपका रेडी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी आप कौन सा न्यूज़पेपर लेके बैठे हो, क्या मैं किसी न्यूज़पेपर का भी नाम नहीं लूँगा। मेरा एक ही सिंपल है, आज देश में क्या क्या हुआ, भारत देश में क्या क्या हुआ, इंटरनेशनल में क्या क्या हुआ, ख़त्म हो गई बात ना। कहाँ पे बारिश हुआ तो क्यों हुआ, हमारे यहाँ बारिश नहीं, वहाँ पे क्यों बारिश हो गया। क्वेश्चन आपके मन में रेज हुआ था, आपने फटाफट जाके जियोग्राफी का आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हवा आई या फिर आपका अर्थ क्यों आया, फिर प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर वार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों होना चाहिए, कब से हो रहा है, ये सब क्वेश्चन आप में एनालाइज होने चाहिए अपने आप से। लिखो आप उसमें, वो टॉपिक लेके बैठो, लिखो। 10 पेज नहीं पूरा हो जाए तो बताओ। 10 पेज पूरा होने के साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर के साथ साथ आपकी लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस लेवल पे आप सोचो ना। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, वही जो मैंने बोला आंसर राइटिंग, अभी वही बताएंगे, वही चीज़ें हैं। तो वो इंटरमीडिएट लेवल प्रिपरेशन चरण 3, अच्छा इसी का है, ठीक है। राइट टू आंसर डेली, टू आंसर बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे लिखना चाहिए आदमी को डेली, 2 घंटे हाथ चलना चाहिए। हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो, बट दोनों लिखो। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको हिंदी में आता है हिंदी में आंसर राइटिंग करो, बट इंग्लिश भी राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। इवन आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट टू स्टेट आप ट्रांसफ़र हुए तो आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाएगा। प्लस आपकी भाषा सीखने की शक्ति भी बढ़नी चाहिए। आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ की भाषा सीखना बहुत ज़रूरी होती है। आप वहाँ की भाषा नहीं सीखोगे तो वहाँ के लोग बुरा मान जाते हैं, मतलब दिल से उनको बुरा लगता है। आप इतने बड़े पोस्ट पे पहुँच रहे हो तो वहाँ की भाषा भी सीखना, तो ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीख रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपका एडवांस लेवल प्रिपरेशन आ गया, 4 पॉइंट्स। ये आपका फाइनल होता है। बेसिक और इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो हवा है, फटाफट उड़ा दोगे आप। आपको आंसर लिखने आ रहा है, पीवाईक्यू उसको समझने आ गया। करंट अफेयर्स मैंने बोला ही, देश में क्या हुआ, सिंपल, कुछ नहीं, देश विदेश में क्या हुआ, ख़त्म, लिख डालो सब। दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पॉइंट्स नोट करो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो। अभी तो आप लोग पास इतना साधन आ गया, पूछो मत, कुछ करो। बट हाँ, ये नहीं कि उनको उस पर रिलाय मत रहे ना, वो 100% श्योर दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपको उसको रिसर्च करके देखना है बराबर। कोई नया कानून आया तो कैसे आया, कौन से जजमेंट में आया, कैसे नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, वो जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट की साइट से आपको निकालना है। उसके उस पर रिलाय मत रहना। उस जजमेंट को टाइम लगे तो पढ़ना भी है, फैक्ट क्या है, उसमें पार्टीज़ क्या थी, वो सब चीज़ें देखनी है। एडवांस लेवल का प्रिपरेशन जैसे ख़त्म होता है, चलो ये आप लोग के लिए एक नोट है, प्रिय विद्यार्थियों, यूपीएससी और यूपीएससी केवल जानकारी की नहीं परीक्षा है, बल्कि यह
समझ, धैर्य, निरंतर और सही रणनीति की परीक्षा है। सफलता उन विद्यार्थियों को मिलती है जो अपनी तैयारी को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाते हैं। याद रखें, पहला कदम परीक्षा को समझना है, सिलेबस, और ये तो मेरा ही नोट है, आपको पहले तो समझना है। दूसरा, आपको मजबूत आधार बनाना है। तीसरा, आपका ज्ञान की परीक्षा के अनुसार बदलना है। फिर इंटरमीडिएट और एडवांस स्तर पर उत्तर लेखन, विश्लेषण क्षमता और करंट अफेयर का समावेश करना सीखिए। चौथा कदम रिवीजन और प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन, मॉक टेस्ट और अपनी गलतियों को विशिष्ट, हाँ ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, आप जब भी रिवीजन करने बैठोगे या मॉक टेस्ट करने बैठोगे तो आपको ये नहीं करके बैठ जाना, नहीं बेटा नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपने एक ही मॉक टेस्ट दो, नहीं बोल रहा हूँ आप दिन भर में 20 मॉक, एक मॉक टेस्ट दो। एक मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी जो गलती जो हुई है उसको फटाक से उठाओ। टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है तो किस सब्जेक्ट का है, किस सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा क्यों नहीं वो पहले सोचो। पढ़ा है तो मुझे याद क्यों नहीं है वो सोचो। इतने लेवल पे सोचना है आपको, ठीक है। इसके बाद उसका आंसर बनाओ, सॉल्व हो गया। अभी आप लोग ये बोलोगे कि कहना तो सब कुछ है। देखो बेटा, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, चीज़ों को बता सकता हूँ, बाकी आप कैसे करोगे आप खुद समझदार हो। आप एक इंसान हो, 18 साल के कंप्लीट हो गए तो आप एक मेच्योरिटी लेवल पे घुस गए हो, आप मेच्योर हो गए हो। आप भी, आपको आपका घर भी चलाना है। कुछ बच्चे होंगे जो घर से बहुत हैंडसम फैमिली से होंगे, जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, वो तो, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके पास कुछ नहीं होगा। बट मैं उनसे ही बोलना चाहता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होगा उनको सब कुछ हासिल करना है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। और जिनके पास आज सब कुछ है तो ये नहीं कि उनको सब कुछ ऐसे धरे धराए मिल गया, नहीं, उनके माँ बाप ने बहुत ही स्ट्रगल किया होगा। जैसे आज आप सोच रहे हो ना मुझे उनके लिए करना है, तो वैसे उनके माँ बाप ने सोचा होगा, वो इसके लिए आज वो लेवल पे पहुँचे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको मिल गया है तो आप लकी हो, ठीक है, बट आप उसको गंवाओ मत। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप एक बड़े घर के बच्चे हो तो आप उसको गंवाने की कोशिश मत करना। आपके माँ बाप ने या फिर आपके पूर्वज ने बहुत ही मेहनत किया होगा, तब जाके आपको उस लेवल पे पहुंचाया है। समझ रहे हो ना। और जो जिन बच्चों के पास कुछ नहीं है उनसे भी यही है, आप उनको देख के जेलसी मत होइए, जलन मत रखिए। आप खुद मेहनत करिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो चीज़ को अचीव करिए। ये नहीं बोलता आप सब बड़े बहुत बड़े आदमी बन जाओ, नहीं। बेसिक नेसेसिटी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। हम हमारे परिवार में अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक अच्छा घर होना चाहिए जहाँ पे हम रह सके, परिवार के साथ खाना खा सकें साथ मिल के, और शांति से सो सके और फिर सुबह उठ के अपने काम पे जा सके। यही है लाइफ में। आपको नहीं बोलूँगा कि आप एकदम अंबानी जी जैसा है, इनके जैसा बन जाओ, नहीं। अंबानी जी के भी फैमिली वाले ने बहुत मेहनत किया होगा तो आज वो लेवल पे पहुँचे। और ठीक है, अभी ये सब हिस्ट्री बताने का टाइम नहीं है, बट आप लोग से यही आशा है। आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हो तो इस बेसिस पे आना, मेहनत तो करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे क्या हैं, दूसरों की गति से अपनी तैयारी की तुलना ना करें, सीधी चीज़ है। आप क्या कर रहे हो दूसरे से तुलना तो करना मत, रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की पड़ेगा बराबर। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान देना ज़रूर, अगर आपने ठाना है कि मुझे 2027 में एग्ज़ाम देना है तो आप डेली कितना आगे बढ़ रहे हो ध्यान देना है। नहीं तो फिर 27 की जगह आपका 28 में भी नहीं निकलेगा, वो बता दे रहा हूँ मैं। कि आप बैठ गए 27 का एग्ज़ाम देना है और आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपका कैसे होगा। आप बहुत लकी होंगे, चलो ठीक है, लक होगा, आपका प्रीलिम निकल भी गया तो मेंस में फंस जाओगे, मेंस निकल भी गया तो इंटरव्यू में फंस जाओगे। यहाँ पे 3 पड़ाव हैं, आप 3 महीने में पढ़ के नहीं कर सकते बेटा। ये आपको उस लेवल पे तो जाना होगा। सीमित और सही स्रोतों का बार बार अध्ययन, बराबर। बहुत ज़्यादा आप बोल रहा हूँ ना, एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया ना तो आप खुद समझ जाओगे मुझे कहाँ इधर उधर भटकना नहीं है। ये बुक, वो बुक, ये मार्केटिंग आई, ये पढ़ लो, इनका नोट्स पढ़ लो, उनका नोट्स पढ़ लो। अरे क्यों पढ़ लूँ भाई मैं किसी का नोट्स। जब मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मुझे आंसर देने अच्छे से आता है, मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है, मैं दूसरे का नोट्स क्यों पढ़ने जाऊँ, मैं उसको क्यों कॉपी पेस्ट करूँ। मैं किसी चीज़ को अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। मैं तो इसके विपक्ष में हूँ, मैं अगेंस्ट में हूँ। मैं बोल ही नहीं सकता मैं किसी का नोट्स कॉपी करूँ। एक आइडिया ले सकता हूँ उनका नोट्स पढ़ के, हाँ उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, मैं वही थोड़ी लिख के आ जाऊँगा, मैं तो और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा। तो गलतियों से सीखे और अपनी रणनीति सुधारे, बराबर है। धैर्य और अनुशासन, सबसे चीज़ यही है, मेंटेन द पेशेंस एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी का 27 में नहीं होगा,
अब उनके पास तो पेशेंस ही नहीं है, चलो 28 का एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। अरे 28 का नहीं दोगे तो 1 साल तो बर्बाद हो गया। आप तो इसी रास्ते के लिए आए हो, और कुछ करने आए हो, और कुछ करने तो वो कर लो, ख़त्म करो इसको, इसमें मत आओ। इसमें आ गए हो तो करना है, सिंपल सी थिंग है, और डिसिप्लिन के साथ करना है। कोई नहीं रोक सकता, हो जाएगा, होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप मैंने जितना बोला है बेसिक्स आपका मजबूत है, आपको एक अच्छी हैंड राइटिंग आती है, आप 90% ये भाई ये बोर्ड वाले 90% नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। एनसीईआरटी का खुद आप एनालाइज करो, आपने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके 10th में मैं तो बोल रहा हूँ 40% मार्क है या फिर 100% मार्क है, मैं उसे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव एक ही चीज़ पे करता हूँ, आप खुद एनालाइज करने बैठ जाओ, आप खुद आंसर बनाओ, उसका आंसर दो, उसको आप खुद जांच करो कि आपने 100% दिया हुआ है उसमें, तो टिक कर लो, 100% ले लो, आप उस लेवल पे काम करो, ठीक है। अंतिम संदेश मेरा यही है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन सही दिशा में लगातार प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाता है। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की सही तैयारी सफलता अवश्य बनाती है। सक्सेस इज नॉट अचीव्ड इन सिंगल डे, बट consistent preparation every day creates success. Believe in the process, stay consistent, and keep improving. Best wishes for your UPSC and UPPCS जर्नी। आपकी सफलता की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, ये तो मैं तो लिख दिया हूँ। हाँ, सीखते रहें, प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। थैंक यू। बेस्ट विशेष फॉर योर सक्सेस स्टोरी। मेरा लास्ट संदेश होता है सभी बच्चों के लिए, आप लोग के लिए भी यही है। प्यारे बच्चों, आप सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने माता पिता, गुरुजन तथा देश का नाम रोशन करें। आपकी तरक्की से आपके परिवार का सम्मान बढ़े और हमारा भारत भी प्रगति के नए शिखर तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच आप लोग का टाइम देने के लिए। बस एक ही बात चीज़ बोलूँगा, आप इसको प्लीज़ 1-2 बार वीडियो को देखिएगा। इससे अगर आप 2% या 4% भी आपकी एग्ज़ाम इस यूपीएससी यूपीपीसीएस की जर्नी में सपोर्ट मिल पाए तो मुझे थैंक यू बोलिएगा। मेरा ये बनाने का उद्देश्य जो था वो पूरा हो जाएगा। मैं आगे भी आपको नई नई चीज़ें इसमें बताऊँगा। अगर आप इसको अच्छे से मतलब लाइक किए तो, नहीं तो बनाने का कुछ मतलब तो होगा नहीं। इसको बनाने में तो मेरा पूरा दिन चला गया है, बट ये 20 या 25 मिनट का वीडियो रहेगा, बट मेरा पूरा दिन इसमें चला गया बेटा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अगर इस जर्नी में आना चाहते हैं तो वही फिर से कहूँगा, बेसिक्स आप मजबूत कर लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोग का।